तो हेलो जय हिंद दोस्तों। सबसे शुरू में पहली बात यही कहता हूं कि अगर आपको कहीं भी लग जाए कि मैं कोई टॉपिक रटा रहा हूं या फिर इस चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा, अगर कहीं भी आपको लगे कि मुझे समझ नहीं आया, तो तुरंत कमेंट बॉक्स है, उसमें जितना क्रिटिसाइज करना हो करके जा सकते हो और दोबारा कभी वीडियो मत देखना, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। अगर आपको लगे कि यह बंदा काम लायक है, इसका हर एक टॉपिक समझाया और समझ आ रहा है एकदम परफेक्टली, तो इस चैनल को फॉलो करना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों चैप्टर 2 यानी वैद्युत रसायन को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले देखो, आपको यहां पे क्या होता है कि जब ये चैप्टर शुरू होता है तो न जाने कितने टीचर आपको न जाने क्या क्या बताना शुरू कर देते हैं, जबकि सबसे बड़ा खेल क्या है, रेडॉक्स का। इस चैप्टर में ऑक्सीकरण अपचयन होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। जहां ऑक्सीकरण होता है वहां पे एनोड काम करता है, जहां पे अपचयन होता है वहां पे कैथोड काम करता है, यानी ये सब इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोड क्या है? अब इलेक्ट्रोड समझने से पहले तुम्हें बेसिक समझना पड़ेगा। वैद्युत अपघटनी विलयन क्या होता है, वैद्युत अपघट यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। बिना इलेक्ट्रोलाइट डाले इलेक्ट्रोड बन नहीं सकता, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें ऑक्सीडेशन समझाऊंगा। ये दो बेसिक अगर समझ गए कि वैद्युत अपघटनी विलयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, रेडॉक्स यानी ऑक्सीकरण कब होगा, कब अपचयन होगा, कैसे पहचानोगे, ये सारी चीजें अगर क्लियर हो गई तो समझ लो इस चैप्टर पे झंडे गाड़ दोगे। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझा देते हैं आपको कि वैद्युत अपघट्य विलयन होता क्या है, यानी इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। जैसे मान लो सपोज दैट आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। मान लीजिए इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। अब इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, आपने बाहर से डाल दिया ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। याद रखना दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो परिभाषा तुम्हारे कदमों के नीचे आएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो परिभाषा रटते रटते मर जाओगे। इतने सारे चैप्टर्स हैं, इसलिए रटने वाली चीजों पे मत जाओ, सीखने वाली चीजों पे जाओ। कि सबसे पहली चीज क्या होती है कि अगर मैंने मान लो हमारे पास एक पानी है, पानी का मतलब होता है जलीय विलयन, जलीय विलयन, ठीक है। अब बाहर से मैंने डाल दिया ग्लूकोज। अब जैसे ही ग्लूकोज डाला, अंदर ग्लूकोज घुल तो गया, अंदर ग्लूकोज घुल तो गया, लेकिन ग्लूकोज प्लस और माइनस में टूटा नहीं। अगर किसी भी चीज को डाल रहे हो और वो अगर प्लस और माइनस वाले आयन में अगर न टूटे तो उसे हम वैद्युत अपघटनी विलयन नहीं कहते, उसे वैद्युत अपघट्य नहीं कहा जाता। लेकिन यहीं पे अगर यही सेम कंटेनर में जिसमें पानी रखा हुआ है, इस पानी में अगर बाहर से तुम नमक डाल दो, NaCl, समझ आई मेरी बातें, इसमें क्या डाल दो, नमक डाल दो। अब जैसे ही तुम नमक डालोगे तो जाहिर सी बात है Na अंदर जाते दौरान जैसे इसमें नमक डालोगे भैया, तो जब अंदर NaCl घुलेगा तो Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। Na के ऊपर प्लस आ जाता है, Cl के ऊपर माइनस आ जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है मेरे भैया बहन कि किसी भी पदार्थ को जब जलीय विलयन में डाला जा रहा है, उस दौरान अगर वो प्लस में और माइनस में अगर ब्रेक हो जा रहा है तो उसे हम कहेंगे वैद्युत अपघट्य विलयन, यानी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, यानी वो इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य है। यहां तक समझ आया? क्योंकि आगे चल के वैद्युत अपघटनी सेल भी पढ़ना पड़ता है आपको। कभी कभी आपको ऐसे भी पूछा जाता है वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर क्या है, तो सीखो एकदम अच्छे से, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी कि वैद्युत अपघट्य विलयन का मतलब होता है, सीधी सी बात है, वैद्युत अपघट्य विलयन का मतलब क्या होता है, जब किसी जलीय विलयन में किसी पदार्थ को डाला जाए और वह धन आयन और ऋण आयन में टूट जाए, यानी विभाजित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं। अब एक सवाल पूछता हूं, जरा बताओ, मान लो सपोज दैट, मान लो, मानने में क्या जाता है कि मान लो इसके पास 100 गो प्लस था और इसके पास 100 गो निगेटिव था, यानी 100 प्लस और 100 माइनस था। जैसे ही अंदर डाले सारा का सारा 100 प्लस अलग हो गया, 100 निगेटिव अलग, यानी सारा का सारा प्लस टूट गया, सारा का सारा माइनस टूट गया। यानी ये कह सकते हो कि 100% ब्रेक डाउन हो गया, 100% टूट गया। तो जो 100% टूट जाएगा, सारी के सारी प्लस एक तरफ हो जाए, सारे के सारे माइनस एक तरफ हो जाए, तो कहोगे कि ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मेरे बच्चा। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा हो जाए, यहीं पे अगर ऐसा हो जाए कि कंटेनर हो, ठीक है, इस कंटेनर में मैं जो इलेक्ट्रोलाइट डाला वो मान के चलो CH3COOH डाला, ठीक है।
एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब मान लो 100 गो इसके पास माइनस है और 100 गो इसके पास प्लस है, लेकिन जब अंदरवा गया ना बाबू, हमने देखा कि जो प्लस और माइनस टूटा, हम जब इसे टुकुर टुकुर जाके झांक के देखे तो हाई रे दादा 40 ठो प्लस टूटा, 40 ठो माइनस टूटा, यानी 100 गो प्लस में से 100 गो माइनस में से केवल और केवल 40 ठो ही टूट पाया। यानी कहोगे 100% डिसोसिएट नहीं हो पाया, 100% ब्रेकडाउन नहीं हो पाया, 100% विभाजित नहीं हो पाया। और जो ज्यादा से ज्यादा विभाजित नहीं होता है तो क्या हो गया, कमजोर हो गया। पूरी तरह नहीं टूटा तो क्या हो गया, कमजोर हो गया। कमजोर का मतलब दुर्बल, और ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसका मतलब वैद्युत अपघट्य दो तरह का होता है, एक प्रबल और एक दुर्बल। तो ध्यान से समझो, इस चैप्टर में हम जब कोई भी चीज करेंगे तो बताओ, तुम कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो दुर्बल लेके करोगे या प्रबल? तो जाहिर सी बात है आप प्रबल लेके करोगे। प्रबल लेके करोगे तो कोई पूछे कि वैद्युत अपघट्य कितने तरह का हुआ, तो आप बोलोगे वैद्युत अपघट्य कितने तरह का होता है, दो तरह का। वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य विलयन जो होता है वो दो तरह का होता है, वो दो तरह का होता है। एक होता है प्रबल। अगर आप चाहते हो कि इन सारी चीजों का टॉपर नोट्स आपको चाहिए और वो भी एक भी बिना रुपए दिए, तो आप चिंता मत करो, बहुत ही जल्द मेरा ऐप लॉन्च हो रहा है, वहां पे बिना पैसा दिए, एक भी बिना रुपए दिए आपको सारे के सारे टॉपर नोट्स फ्री में आपका भाई प्रोवाइड करेगा, ये आपसे वादा करता हूं मैं, ठीक है। ये वो भी बहुत ज्यादा दिन नहीं, 4-5-6 दिन के अंदर मेरा ऐप लाइव हो जाएगा, वहां पे सारे के सारे टॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखना। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है और एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य जो होगा कौन कौन से होते हैं, देखो नमक के बारे में तो जानते ही होंगे, जितने भी लवण होंगे, लवण का मतलब सॉल्ट, जितने भी लवण होंगे जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सारे जितने भी नमक होंगे, बहुत सारे, जैसे तुम्हारा ZnSO4 हो गया, CuSO4 हो गया, ये सारे के सारे प्रबल में होंगे। क्या होंगे, प्रबल होंगे। नमक ज्यादातर अच्छे से डिसोसिएट यानी पूरी तरह से टूट जाता है, ठीक है। और जो अम्ल होता है, अम्ल, अगर प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हारा हो गया HCl, ये भी अच्छा खासा वैद्युत अपघट्य माना जाता है। उसी तरह प्रबल क्षार हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे NaOH, ये सब भी अच्छे खासे वैद्युत अपघट्य माने जाते हैं, ठीक है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अगर बात करें तो दुर्बल में क्या आ जाएगा तुम्हारा, दुर्बल अम्ल हो गया, दुर्बल क्षार हो गया, ठीक है। और सबसे दुर्बल जो होता है वो होता है जल। कोई भी पूछे कि सबसे वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सबसे कमजोर वैद्युत अपघट्य क्या होता है, वो होता है जल, पानी। इसीलिए इसको लिया ही नहीं जाता ज्यादातर अब वैद्युत अपघट्य के रूप में। समझ आई मेरी बातें? अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया तो दिमाग में इतनी बात आपको आ गई होगी कि वैद्युत अपघट्य समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों, वैद्युत अपघट्य समझ आ गया तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उसको समझ लें। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, तभी ना समझ पाएंगे आप। इलेक्ट्रोलाइट यानी एनोड क्या है, कैथोड क्या है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। आपको केवल बकवासबाजी करने वाले लोग आपको फंसा देंगे, कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि सीधे वो टॉपिक पे चले जाएंगे। जब सीधे टॉपिक पे चले जाएंगे तो आपको रटा हुआ टाइप का लगेगा कि यार ये चीज कहां से आ गया यार, ये शब्द का मतलब क्या है यार, ठीक ना। और वो आपको क्या करेंगे, बस एक ही बात बोलेंगे, अरे बच्चों आपने 11th में तो पढ़ा ही होगा ये चीजें। अरे भाई ठीक है, लेकिन दोबारा बता दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, नहीं ना। तो इसको समझो, रेडॉक्स क्या होता है समझो, ठीक है। यहीं पे हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, अब दूसरे टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जहां ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हो। जहां पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ दिखता है उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। ये आपको डेनियल सेल में देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में देखने को मिलेगा,
गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, वैसे एक ही होता है, ठीक है। अभी देखो ना, तुम्हें इस चैप्टर से प्यार ना हो जाए ना तो मेरा नाम बदल देना, बस जैसे जैसे कह रहा हूं देखते जाओ। अब दोस्तों इलेक्ट्रोड होता क्या है, यहां तक पहुंचे उससे पहले हमें ऑक्सीकरण और अपचयन पहचानना होगा, तभी हम एनोड और कैथोड को पहचान पाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीकरण का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताता हूं, जिसे देखते ही पहचान जाओगे कि कब ऑक्सीकरण हो रहा है और कब अपचयन हो रहा है। ध्यान से समझना, अगर कहीं ऑक्सीजन जुड़ते हुए नजर आए, अगर ऑक्सीजन जुड़ते हुए नजर आ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और अगर ऑक्सीजन बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है तो अपचयन हो रहा है, ठीक है। और अगर बाबू हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है टूट के, या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो ऑक्सीकरण है। और अगर यही जस्ट उल्टा हो जाए, यानी हाइड्रोजन जुड़ता हुआ नजर आए या फिर इलेक्ट्रॉन जुड़ता हुआ नजर आए, तो उसे अपचयन कहते हैं। अब तुम्हें एक ट्रिक से समझाता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। कहीं भी रटा हुआ टाइप का नहीं लगेगा, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको, ठीक है। ध्यान देना, जैसे मान लो मेरे पास जिंक ऑक्साइड है और यहां पे हाइड्रोजन गैस है, रिएक्शन हुआ, Zn प्लस H2O बन गया, ठीक है। अब किसी ने कहा कि इसमें बताओ कहां ऑक्सीकरण हो रहा है, कहां अपचयन हो रहा है, ठीक है। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो यहां पे दे दिया Zn प्लस Cu2 प्लस, यहां दे दिया Zn2 प्लस और यहां पे Cu। अब यहां पूछ लिया कि कहां ऑक्सीकरण हो रहा है, कहां अपचयन। चाहे तुम कोई भी न्यूमेरिकल करो, बिना ऑक्सीकरण अपचयन जाने तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए सीखने पे फोकस करो, रटाने वाले बहुत मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब आती है बारी कैसे पहचाने कहां ऑक्सीकरण हो रहा है, कहां अपचयन। बस 2 मिनट और बेसिक बताऊंगा, फिर अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहां पे क्या है, जिंक है। इस बार वाले ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, यहां जिंक है, जिंक के बगल में ऑक्सीजन है। क्या यहां जिंक जो है उस पर जाके देखो ऑक्सीजन है या गायब तो नहीं हो गया। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहां ऑक्सीजन है, लेकिन उधर जाके देख रहे हैं तो ऑक्सीजन चला गया, चला गया चांद तेरी आसमां को छोड़ के। यानी कहने का मतलब यहां ऑक्सीजन था, लेकिन उधर जाके देख रहे हैं तो ऑक्सीजन वहां चला गया। चला किस में जाता है, इसमें जाता है या इसमें? इसमें तो ऑक्सीजन आते हुए नजर आ रहा है, यहां पे ऑक्सीजन जाते हुए नजर आ रहा है। यानी इनके और इनके बीच में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन का मतलब अपचयन। अब यहां हाइड्रोजन है, लेकिन उधर जाके देख रहे थे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखो यहां हाइड्रोजन अकेला है, लेकिन उधर जाके देख रहे थे हाइड्रोजन के पड़ोस में ऑक्सीजन चिपका हुआ नजर आ रहा है। यानी ऑक्सीजन में यहां जाके लुकाया हुआ है। यानी इनके और इनके बीच में हुआ है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। यहां तक समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ? बहुत खूब। अब एक ट्रिक बताता हूं ऑक्सीकरण अपचयन पहचानने के लिए इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। ध्यान देना, अगर कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं। अगर तीर के इस पार वैल्यू कम दिखे पावर में और इधर ज्यादा दिखे तो समझ लेना ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ऑक्सीकरण। और इधर ज्यादा दिखे और तीर के इधर कम दिखे, अब क्या कहना चाह रहा हूं अभी बताऊंगा, समझ जाओगे। तो समझ लेना रिडक्शन यानी अपचयन हुआ है। अब कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। जैसे जिंक के पावर में यहां कुछ नहीं है तो क्या है, जीरो है। जीरो है कि नहीं? और यहां जिंक के पावर में जीरो है, लेकिन उधर जाके देख रहे हैं तो जिंक के पावर में कितना है, +2। अब एक सवाल करना चाहता हूं, तीर के इधर जीरो है, तीर के उधर +2 है, यानी तीर के इधर जीरो, तीर के उधर +2 है। बताओ कौन ज्यादा है, इधर वाला या इधर वाला? इधर वाला ज्यादा है, यानी इधर कम और इधर ज्यादा, यानी ये वाला ऑक्सीडेशन। यानी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण। उसी तरह ये सारी चीजों का प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक ना। इन सारी चीजों का प्रॉपर नोट्स एकदम विथ डेफिनेशन, विथ परिभाषा, सब कुछ मिल जाएगा। मेरा प्ले स्टोर पे ऐप जल्द ही लॉन्च हो रहा है, पूरा टॉपर नोट्स आपको फ्री दूंगा बिना एक भी रुपए लिए, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे अगर आप देखो तो तीर के इधर क्या है, कॉपर के ऊपर 2+ है और यहां पे कुछ नहीं है तो जीरो, यानी हम ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। देख लो 2+ ज्यादा होता है और उधर जीरो कम होता है, यानी यहां क्या हुआ, अपचयन यानी रिडक्शन। बताओ समझ आया, क्लियर हुआ? कहने का साफ साफ मेरा मतलब है, कहने का भैया मेरा साफ साफ मतलब यह है कि सीधी सी बात है, अगर जिंक है, मान लीजिए जिंक से अगर इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है, माइनस का मतलब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जा रहा है, देखिए जिंक था, जिंक में से कितना घट रहा है इलेक्ट्रॉन, कितना निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उतना ही। अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 3+ हो जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 4+ हो जाता है, लेकिन जिंक में हमेशा 2-2 के जोड़े में निकलता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसी को बुक में देखोगे या तो इसी को ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है, जिंक Zn2+। अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स के बारे में बात करूं, अगर इसको बराबर समझ लो तो -2 इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से लिखा हुआ दिखता है।
अगर उधर में +2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो समझ लो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला है। कहां से? यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। समझ आई मेरी बातें? अब ध्यान से समझना, मान लो यहीं पे कॉपर के ऊपर पहले से ही 2+ है और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए। क्या हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए। तो जुड़ेगा तो जो 2+ दिख रहा था वो 2+ गायब हो जाएगा, हाँ या ना? जुड़ने का मतलब 2+ कहां से आया होगा? निकला होगा तभी ना। अब फिर आके 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो गायब हो गया, यानी इसका मतलब जुड़ा है। जब जुड़ेगा तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन यानी अपचयन। बताओ यहां तक बेसिक क्लियर हुआ? अगर यहां तक क्लियर हो गया तो अब चलते हैं हम लोग समझने की इलेक्ट्रोड होता क्या है। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का, एनोड और कैथोड होता है। ठीक है, रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक ना। इलेक्ट्रोड कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। अब पहले ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड एक्चुअली में कहते किसे हैं। इलेक्ट्रोड कहते किसे हैं? यहां पे लिखा है वह चालक पदार्थ जिसके माध्यम से विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वैद्युत अपघट्य, में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है, इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड। अभी तुम्हें ये किताबी भाषा समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब मैं जो समझाने वाला हूं वो समझ आएगा। ध्यान से समझो। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। मान लो मैंने एक कंटेनर बनाया इस तरह से, ठीक है भैया, और इस कंटेनर में मान लो अगर मैं जिंक का कोई छड़ रख रहा हूं इसके अंदर, इस कंटेनर में क्या डाल दिया मैंने? जिंक का कोई छड़ रख दिया। मान लो ये कौन सा छड़ है? जिंक का छड़ मैंने ले लिया। अगर मैंने जिंक का छड़ लिया है और इस जिंक के छड़ को अगर किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में डुबो दिया जाए। अब वैद्युत अपघट्य विलयन क्या होता है बता ही दिया मैंने, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बता ही दिया। मान लो जो तुम विलयन ले रहे हो अंदर में, कोशिश ये करो कि जो छड़ तुमने डाला है उसी के जैसा ही कोई वैद्युत अपघट्य ले लो। तो मान लो उसी के जैसा मैंने ZnSO4 नाम का कोई विद्युत अपघट्य ले लिया, ठीक है। ZnSO4 नाम का विद्युत अपघट्य ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। समझ आई मेरी बातें? अगर मान लो, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर मान लो भैया यहां ये जो जिंक है, खूब सारा जिंक है, ये छड़ है, तो छड़ किस चीज का है? जिंक का है। किस चीज का छड़ है? छड़ है बाबू, जिंक का छड़ है। जैसा बता रहा हूं ना, आप प्रीमियम कोई बैच लेके पढ़ोगे ना तो भी शायद आपको ऐसा मिलेगा। जेई नीट का कंटेंट पढ़ाने वाला ही आपको ऐसा दे पाएगा। जितना डिटेल में ले जा रहा हूं पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा इसका, बस आप देखते जाओ, ठीक ना। फिर उसके बाद जो नोट्स दूंगा उस नोट्स को अच्छे से कवर करोगे, ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि पूरा चैप्टर ही तैयार है, एक एक हिस्सा तैयार है, ऐसा फील होगा। समझ आई मेरी बातें? तो ध्यान से देखते जाओ आप, ठीक है। अब आप ध्यान देना कि मान लो ये सब क्या है, इसके अंदर क्या है? Zn, समझ लो कि Zn है, जिंक है, ठीक है। अब मान लो ये सब Zn है, ये सब ए Zn सब जिंक है। क्या है? जिंक की छड़ है तो जिंक ही होगा ना अंदर में परमाणु। अगर मान लो किसी कारणवश यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लो किसी कारणवश यहां से क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। पहले इस छड़ में क्या था? जिंक था। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो जिंक के ऊपर क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिंक के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहां 2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे क्योंकि इधर लाओगे तो माइनस लिखोगे। समझ रहे हो? अभी बताया ना। तो यहां से निकला 2 इलेक्ट्रॉन निकला, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे ऑक्सीकरण हुआ। ज्यादातर जहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ज्यादातर केसेस में क्या देखा गया? जहां ऑक्सीकरण हो रहा होता है वहां पे ज्यादातर छड़ कैसा होता है? एनोड का होता है। कौन सा छड़ होता है ज्यादातर? एनोड वाला छड़ देखा जाता है। जहां पर ज्यादातर ऑक्सीकरण होता है चांसेस ये होता है कि वो एनोड होगा। क्या होगा? एनोड की छड़ होगी। किसकी छड़ होगी? एनोड की। अब मजे की चीज देखो, जैसे यहां पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इस जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो जिंक था। अब जैसे ही निकला तो ये जिंक के ऊपर क्या आ गया? 2+ चार्ज आ गया। जैसे ही जिंक के ऊपर 2+ चार्ज आएगा, या मान लो ये इलेक्ट्रॉन है यहां से निकला, मान लेते हैं इस वाले जिंक से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये जिंक क्या हो जाएगा? जिंक के ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही जिंक के ऊपर 2+ चार्ज आएगा, अब वो यहां पे नहीं रहेगा, वो टूट करके इस लिक्विड के अंदर गिर जाएगा, Zn2+। टूट करके क्या हो जाएगा? लिक्विड के अंदर गिर जाएगा। लिक्विड के अंदर गिर जाएगा। मेरी बात सुन रहे हो? लिक्विड के अंदर गिर जाएगा। उसी तरह अगर 2 इलेक्ट्रॉन और निकला बाहर तो फिर Zn टूट करके लिक्विड के अंदर गिर जाएगा। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाता जाएगा वैसे वैसे लिक्विड के अंदर जिंक 2+ खूब सारा भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। समझ आई मेरी बातें? क्या भरता जाएगा?
जिंक 2 प्लस भरता जाएगा, मेरी बात सुनते जाना, जिंक 2 प्लस क्या हो जाएगा, भरता जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब जैसे ही जिंक 2 प्लस मेरे भैया भरता जाएगा, तो जरा सोच के देखो, ये सब प्लस है, ये सब क्या है, पॉजिटिव है, ये सब क्या है, पॉजिटिव है, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, जिंक के ऊपर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस है, तो किनारे किनारे काफी सारा प्लस हो जाएंगे, इसके साइड साइड में क्या हो जाएंगे, काफी सारा इस छड़ के प्लस हो जाएंगे, और इस छड़ के साइड साइड में प्लस आ जाएगा, और छड़ पे क्या आ जाएगा, इस तरह नेगेटिव आ जाएगा। और ये बात आप जानते होंगे कि जब एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव आ जाए, तो एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस आ जाए, तो इनके दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में छड़ और इस लिक्विड, छड़ और इस लिक्विड के बीच में क्या आ गया, प्लस और माइनस का क्या आ गया, अंतर आ गया। क्या आ गया, अंतर आ गया। और इसी को बोला जाता है विभवांतर। क्या बोला जाता है, विभव में अंतर यानी विभवांतर। क्या बोला जाता है, विभवांतर। और इन्हीं को बोला जाता है, ये किसका विभव आया, इलेक्ट्रोड का विभव है, इसलिए इसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, इसको अलग से मैं यहां पे समझाया हूं। इलेक्ट्रोड विभव अभी यहां पे तुम्हें फील करा रहा हूं, महसूस करा रहा हूं, ठीक है ना। ये सब कोई नहीं कराएगा, आपको क्या करेगा, यहां पे परिभाषा लिखा हुआ है, पढ़ देगा कि दोस्तों छड़ और लिक्विड के अंदर ये जो विभव अंतर होता है, ये समझ रहे हो ना, बला बला करके खत्म कर देगा, लेकिन तुम्हें फील ही नहीं होगा। लेकिन अभी मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि तुम दूसरे को समझा सकते हो, भाई कोई भी छड़ है ना, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो छड़ क्या करेगा, पॉजिटिव आयंस लिक्विड के अंदर छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, और लिक्विड के चारों तरफ प्लस बन जाएगा, और छड़ नेगेटिव बन जाएगा, और छड़ नेगेटिव हो गया, और लिक्विड के अंदर क्या हो गया, प्लस हो गया। अभी माइनस आवेश और धन आवेश के बीच में जो गैप हो गया, अंतर हो गया, इस अंतर को ही बोला जाता है विभव। क्या बोला जाता है, विभव। और ये विभव किसका है, इलेक्ट्रोड का, इसलिए नाम पड़ गया इलेक्ट्रोड विभव। क्या नाम पड़ गया भैया, इलेक्ट्रोड विभव। और इसको ई से इंडिकेट किया जाता है, किससे इंडिकेट किया जाता है, ई से इंडिकेट किया जाता है। समझ आई मेरी बात है कि नहीं। अब ये विभव किस वाले का था, एनोड वाले का, ये एनोड वाले का विभव था, इसलिए यहां विभव के यहां नीचे एनोड लिख देते हैं बहुत लोग, ठीक है। बुक में देखोगे ई लिखा होता है और ई के नीचे ऐसे एनोड लिखा होता है, लेकिन कोई टीचर जल्दी नहीं बताता है कि एनोड क्यों लिखा है इसके नीचे, ये एनोड वाला विभव है। अब देखो कैथोड कैसे समझोगे, एनोड समझ आया, एनोड समझ आया। अब कैथोड की छड़ दिखाता हूं मैं तुम्हें। मान लो एग्जांपल के तौर पे एक फिर से हमने कंटेनर लिया, मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने एक फिर कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने लिक्विड लिया। लिक्विड से पहले हम बता देते हैं कि छड़ कौन सा अंदर में ले रहे हैं। इस बार जो अंदर में छड़ ले रहा हूं मैं, वो छड़ इस बार कॉपर का है। किसका छड़ है, कॉपर का छड़ है। तो अंदर में क्या होगा, खूब सारा इस तरह इस तरह इस तरह कॉपर के खूब सारे परमाणु होंगे। किसके परमाणु होंगे भैया, इस तरह कॉपर के परमाणु होंगे। किसके परमाणु होंगे, कॉपर के होंगे। अब ध्यान से समझो, मान लो भैया कि एक कॉपर इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, बल्कि कहीं से ले रहा है। मानने में क्या जाता है, मान लो कि अगर कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर इसके अंदर बाहर से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब एक कॉपर की छड़ लिया है, तो लिक्विड भी कैसा होगा, कॉपर वाला ही होगा। तो कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट। अब जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो कॉपर कहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए रे बाबा, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी, मैं स्टेबल हूं, मेरे को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। छड़ बोल रहा है मेरे को इलेक्ट्रॉन की जरूरत ना है रे बाबा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉलिड में हूं, मैं ऑलरेडी सॉलिड में हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तब पर भी अगर जबरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कॉपरवा क्या कहेगा, नीचे लिक्विड जो है ना, लिक्विडिया से बात करेगा, ए लिक्विड, ए कॉपर सल्फेट। देखने यार, जबरी इलेक्ट्रॉन भेज रहा है कोई ऊपर से, जबरी इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, क्या कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तेरे अंदरवा वाला कॉपर सल्फेट कहता है, ये कॉपर है तो आखिरकार इसका भाई ही ना। ते कॉपर कहता है जबरी भेज रहा है, तुम ले लो। तो कह रहा यार मैं कहां लूं यार, मैं ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में हूं, मेरे को इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, मैं स्टेबल हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, फिर भी जबरी भेज रहा है कोई, मैं क्या करूं। तो कह रहा जबरी भेज रहा है इलेक्ट्रॉन, रुक अच्छा व्यवस्था बनाते हैं। ती कॉपरवा, ये जो कॉपर है ये सल्फेटवा से कहता है, ए सल्फेट तू मेरा 2 इलेक्ट्रॉन पकड़, मैं उधर का लेके आ रहा हूं तब तक। तो इसके लिक्विड के अंदर इस तरह का कॉपर सल्फेट अरबों खरबों में है। कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल इस लिक्विड के अंदर अरबों खरबों में, अरबों खरबों मॉलिक्यूल है कॉपर सल्फेट के। तो बहुत सारे कॉपर सल्फेट, इस सल्फेट को कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पकड़। तो सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, सल्फेट जब कॉपर का 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, लेने वाले के ऊपर निगेटिव आता है और देने वाले के ऊपर
पॉजिटिव आता है, तो कॉपर के ऊपर प्लस आ जाएगा और सल्फेट के ऊपर निगेटिव आ जाएगा, कॉपर के ऊपर प्लस और सल्फेट के ऊपर निगेटिव। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन के आने से पहले ही कॉपर सल्फेट टूट चुके होंगे, कॉपर सल्फेट क्या हो चुके होंगे, ब्रेक हो चुके होंगे। तो यहां पे कॉपर खूब सारा पॉजिटिव में तैर रहा होगा, कॉपर सल्फेट इस तरह से, कॉपर सल्फेट इस तरह से क्या होगा, खूब सारा तैर रहा होगा। एक दो ठो थोड़ी, अरबों खरबों की संख्या में इस तरह तैर रहा होगा। जब अरबों खरबों की संख्या में इस तरह से तैर रहा होगा तो अब ई वाला कॉपर वह गरमा के कहता चल भेज भेज, देखते हैं कितना तू भेज लेता है, मेरे पास धरने के लिए जगह है, तू भेज। तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन आने लगता है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आने लगता है, फील हो रहा होगा, फील हो रहा होगा, ठीक है ना। ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर गया, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, कलर चेंज कर ले, जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर गया, छड़ तो लिया नहीं, सब अंदर आ गया इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तब तक ये कॉपर क्या करेगा, लपक लेगा। कॉपर के ऊपर 2+ पहले से था, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, अब ये कॉपर क्या था, जब किसी के ऊपर आयन होता है तो उसे एक्वस कह सकते हो, क्या कह सकते हैं, AQ यानी एक्वस। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कॉपर पर से चार्ज हट जाएगा, इसलिए हो जाएगा सॉलिड में। किस में आ जाएगा, सॉलिड में। और जैसे ही इस पे से चार्ज हटा, जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो यहां से चार्ज हट जाएगा, अभी किस में आ जाएगा, सॉलिड में। और इस सॉलिड वाला कॉपर जाके सॉलिड के पास जाके चिपक जाएगा, सॉलिड वाला कॉपर जाके इस तरह चिपक जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन लेते जाएंगे, यहाँ चिपकते जाएंगे, लेते जाएंगे चिपकते जाएंगे, लेते जाएंगे चिपकते जाएंगे, लेते जाएंगे चिपकते जाएंगे, लेते जाएंगे चिपकते जाएंगे। समझ आई मेरी बातें। तो हो क्या रहा है, जब इस तरह की प्रोसेस जहां पे देखी जाती है तो इस तरह के छड़ को बोला जाता है कि छड़ किस तरह का है, कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है। क्या बोलेंगे ऐसे चीजों को, इस तरह की परिस्थिति वाले को कैथोड बोला जाता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो लेने वाले में क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब अपचयन होता है। अब बताओ यहां तक क्लियर हुआ। अब एक मजे की चीज देखो एक मजे की चीज देखो, ये जो प्लस था, ये तो प्लस ऑलरेडी खत्म होता जा रहा है, चिपकता जा रहा है। तो इसके अंदर जितना CO2 है वो SO4 माइनस भी तो होगा ना, क्योंकि ये तो खत्म होता जा रहा है, लेकिन ये तो बचेगा ना। तो किनारे किनारे सब माइनस आ जाता है, किनारे किनारे क्या आ जाता है, चेंज कर देते हैं कलर ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक ना। किनारे किनारे क्या हो जाता है, इस बार माइनस आ जाता है। अगर किनारे किनारे माइनस आ रहा है तो छड़ के अंदर क्या होगा, प्लस होगा। अब प्लस माइनस का फिर से अंतर आ गया, अंतर आ गया तो क्या उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा, और इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। कौन सा विभव कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। अब यही बात यहां कहा गया है, अब आप ध्यान से पढ़ो, अब इजीली समझ आएगा ये। इसीलिए कहते हैं कि मेरे चैनल पे पढ़ने वाले बच्चे जितने भी होते हैं पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि मेरा एक डायलॉग है, कॉन्सेप्ट ही राजा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, फील हुआ तो हर एक टॉपिक तुम्हारे मुट्ठी में होगा। मैं साबित करके दिखाता हूं बिना रटाए। कोई पूछेगा इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो देखो क्या लिखा है, किसी इलेक्ट्रोड को उसके आयनों के विलयन में रखने पर इलेक्ट्रोड और विलयन, इलेक्ट्रोड और विलयन, देखो 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 देखो, ये इलेक्ट्रोड और ये विलयन, इलेक्ट्रोड और विलयन, इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर, इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच, इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच, निगेटिव और प्लस के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर, उत्पन्न होने वाले विभवांतर, उत्पन्न होने वाले विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव कितने तरह के होते हैं, 2 तरह का, एक ऑक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव को हम, ऑक्सीकरण कहां होता है, एनोड वाला, तो एनोड वाला विभव हो गया। और अपचयन कहां होता है, कैथोड वाले में, तो कैथोड वाला विभव हो गया। और कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रोड का एग्जांपल दो, तो काफी सारे इलेक्ट्रोड है, ये देख सकते हो, ये हो गया जो अभी मैंने बताया था, ये अभी अब मैं बनाऊंगा तो देख लेना। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं, दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा सब बताओ कि तुम्हें इतनी सारी चीजें समझ आई। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन पहचानना आ गया, क्लियर हुआ। फिर इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, ये क्लियर हुआ। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, क्लियर हुआ। प्रकार ही केवल नहीं सिखाया, यहां तक कि ये तक सीख लिया कि वो बनता कैसे है। फिर उसके बाद तुम्हें समझ आया कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इतनी भाषणबाजी लिखने की जरूरत नहीं, सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रोड और विलयन, इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य विलयन, इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य विलयन के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बस खत्म, इतनी परिभाषा लिख दो, कोई माई का लाल नहीं काट सकता आपका मार्क्स। समझ आई मेरी बात है, यहां तक क्लियर हुआ। अगर यहां तक क्लियर हुआ तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल या डेनियल सेल होता क्या है। फिर इतना समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल मस्त सा करेंगे, निर्दिष्ट इक्वेशन की तरफ हम लोग जंप करना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों आपको वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। फिर इसको समझने के बाद हम लोग कोलराउस के लॉ की तरफ चलेंगे। कोलराउस लॉ को सीखने से पहले हम लोग मोलर चालकता,
विशिष्ट चालकता, ये सारी चीजें क्या होती है, ये पूरा क्लियर करेंगे, एक टॉपिक नहीं छूटने पाएगा, देखते जाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल या डेनियल सेल। अब यहाँ पे 3 हेडिंग दिख रहा है। अब आपको लग रहा होगा तीनों अलग अलग है, नहीं मेरे भाई, तीनों का काम सेम है, तीनों का नाम बस अलग है। तीनों का काम सेम है, यानी तीनों कह लो कि एक ही है और कुछ नहीं है, ठीक है, बस अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। जैसे नहीं होता है राहुल नाम के लड़के को बाबू, लोलो, सोना भी कह रहे हैं, उसी तरह से डेनियल सेल ज्यादातर पॉपुलर है, चाहे इसे आप गैल्वेनिक बोलो चाहे वोल्टी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें होता क्या है समझो। इस बैटरी का काम क्या होता है, इसके अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ होता है, फोड़ोगे तो काला काला रंग का निकलता है, समझ रहे हो। तो इसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ होता है वो करता क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो डेनियल सेल का, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल का काम क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी केमिकल कुछ चीजें हैं, केमिकल रिएक्शन करा के उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना ही क्या कहलाता है, आपका डेनियल सेल कहलाता है। डेनियल सेल यानी डेनियल सेल का मुख्य काम क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया करा के, कुछ रासायनिक रिएक्शन करा करके उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। जैसे इस बैटरी के अंदर देखो ध्यान से, फोड़ोगे तो क्या होगा, कुछ रासायनिक पदार्थ मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसका काम क्या है, मेन इस रासायनिक पदार्थ का मेन काम है विद्युत ऊर्जा में बदलना। यहां से देखते हो ना करंट निकलता है, जब तार जोड़ते हो तो बल्ब जला देता है, छोटा मोटर जला देता है, चला देता है, ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद ये क्या होता है, खराब हो जाता है, यानी पूरी तरह से इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर इसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। तो जिस बैटरी को एक बार यूज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, उसे प्राइमरी सेल या प्राथमिक बैटरी कहते हैं, और वो एक तरह का डेनियल सेल है तुम्हारा। क्या है, डेनियल सेल, जिसे दोबारा चार्ज न किया जा सके। जैसे अगर तुम्हें पता है मोबाइल का बैटरी देखोगे तो एक बार यूज होने के बाद जब वो बैटरी 0% हो जाता है, दोबारा बाहर से करंट दे करके, बाहर से एनर्जी दे करके उसे दोबारा चार्ज कर लेते हैं, करते ही नहीं, उसे कहते हैं सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले डेनियल सेल का काम क्या है, ध्यान से समझो। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है और यहां कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया। मैं पूरी तरह समझाऊंगा, चिंता मत करो, यहां रटाने वाला काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो डेनियल सेल के लिए क्या करना होगा, पहले तुम्हें एक इस तरह का कंटेनर लेना होगा, ठीक है। एक तरफ तुम्हारा एनोड होना चाहिए और दूसरी तरफ कैथोड होना चाहिए। अब कहोगे कैसे पता लगता है कि कौन एनोड है कौन कैथोड, जिंक वाला ध्यान से समझो। जिंक जो होता है थोड़ा सा मोस्ट रिएक्टिव होता है कॉपर से। जिंक जो होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है किससे, कॉपर से। अब जो ज्यादा ताकतवर है यानी कह लो कि ये बहुत ज्यादा अमीर है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत ही उत्सुक है, कहता है ले ना भाई कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं दूंगा मैं दूंगा। कौन कह रहा है, जिंक। जिंक अपने यहां से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और कॉपर लेना चाहता नहीं है, जबरदस्ती देना चाहता है। तो ये कॉपर कहता है रुक बेटा तेरे को बताता हूं। तो नीचे वाले इस कॉपर से जाके कहता है भाई कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तू लेगा, तो कॉपर कहता है ठीक है मैं लूंगा। तो क्या करता है अभी बताया ना मैंने, बेसिक में, बेसिक काम आ रहा है ना यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, जैसे यहां से जिंक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन छड़ लेगा नहीं। छड़ किसको भेज देगा, इलेक्ट्रॉन नीचे भेज देगा। अब उस दौरान क्या होगा कि आपको पता होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा तो उसके उल्टी दिशा में क्या बहेगा, करंट बहेगा। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में हमेशा क्या बहता है, करंट बहता है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या बहता है, करंट बहता है। इसको एकदम अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना है। यहाँ पे एक डायग्राम अपने तरफ से मैं बना रहा हूं। मान लो यहाँ पे हमारे पास जिंक वाली रॉड है, कौन सी रॉड है, जिंक वाला, ठीक है, और यहां पे मैंने कॉपर की रॉड ले ली। यहां कौन सी रॉड ले ली, कॉपर की। अब देखना गैल्वेनिक सेल कैसे पूरा काम करता है, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया, इसके अंदर लिक्विड भर दिया। जिंक है तो जिंक के अंदर कौन सा वैद्युत अपघट्य भरेंगे, ZnSO4 वाला। और यहां कॉपर है तो कॉपर वाले में क्या भर देंगे, CuSO4 का लिक्विड भर देंगे। अब आपको पता ही होगा कि अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दूं, इस तरह से इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या कर दूं, एक जगह से दूसरे जगह कनेक्शन दे दें, क्या दे दें, कनेक्शन दे दें, और बीच में कुछ ऐसा चीज लगा रहे हैं जिससे हमें पता चल जाए कि अगर इधर से उधर कुछ जाएगा तो यहाँ बीच में एक सुई लगा देते हैं जो कि पता लगाएगा कि इधर से उस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है या नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो ये सुई जो होगा थोड़ा सा ऐसे हिल जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे हिल जाएगा। इसका मतलब पता चल जाएगा कि इसमें विद्युत धारा बह रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको लगाया, जिंक एकदम तवा गया, ओए कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा रे भाई। कॉपर को बोल रहा है कौन, जिंक, क्योंकि जिंक मोस्ट रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव का मतलब ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के मुकाबले। तो जिंक कह रहा है कॉपर को ए इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कॉपर कह रहा है मैं ठीक हूं। जिंक जबरी कहता है जबरी ले,
तो कॉपर कहता है रोक, तेरा बताते हैं, अभी व्यवस्था करते हैं। तो कॉपर चला जाता है किसके पास, इस वाले कॉपर के पास, और ये कॉपर कहता है ठीक है मैं लेने के लिए तैयार हूं। तो कॉपर लेने के लिए SiO4 जो है ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाते हैं। कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज आ जाता है और SO4 के ऊपर 2- चार्ज आ जाता है। अब ये कॉपर के ऊपर यहाँ खूब सारा कॉपर लिक्विड के अंदर पहले ही इकट्ठा हो जाता है। क्यों इकट्ठा हो रहा है कॉपर खूब सारा, ताकि भेज बेटा, तू जितना भेज सकता है भेज, देखते हैं तेरे में दम कितना है। तो कॉपर पहले ही से इंतजार कर रहा है, Cu2+ इंतजार कर रहा है। कौन, Cu2+ इंतजार कर रहा है। अब कहता है भेज बेटा भेज, इलेक्ट्रॉन कितना भेजेगा। अब इधर से इलेक्ट्रॉन भेजना शुरू। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन भेजा तब तक कॉपर लपक लिया। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और 2 इलेक्ट्रॉन भेजा कौन, ये रॉड ने। ये रॉड के पास क्या है, खूब सारा इस तरह जिंक है। ये क्या है, जिंक के परमाणु है। अब यहां से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकला तब तक ये वाला परमाणु टूट करके नीचे गिर गया अंदर। समझ आया, यानी धीरे से ये क्षण नष्ट हो रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा वैसे वैसे क्षण नष्ट होगा। तो यहाँ पे Zn था, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया। क्या गया, चार्ज आ गया। समझ आई मेरी बातें। अब जैसे जैसे 2 इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा वैसे वैसे यहाँ Zn टूट के गिरता जाएगा, 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 और सारा इलेक्ट्रॉन यहां से उतर करके नीचे अंदर घुसता जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन को कौन लपक लेगा, Cu2+। जैसे ही Cu2+ लपकेगा तो यहां आ जाएगा Cu। अब Cu क्या हो गया, सॉलिड हो गया। Cu क्या हो गया, सॉलिड में आ गया। अब ये जो Cu सॉलिड में आ गया, ये जो Cu है जैसे ही सॉलिड में आया ये सॉलिड हो गया। तो सॉलिड यहां से हट करके यहां चिपक गया। कहां चला गया, यहां जाके चिपकने लगा खूब सारा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लेते जा रहे हैं यहां चिपकते जा रहा है। यानी यहां कॉपर की छड़ धीरे धीरे मोटी होती जा रही है, कॉपर की छड़ धीरे धीरे मोटी होती जा रही है। और यहाँ पे जिंक धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। जिंक यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, धीरे धीरे जिंक की छड़ धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। जिंक की छड़ क्या हो रही है, धीरे धीरे बच्चा नष्ट होती जा रही है। यहाँ से जिंक धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, जिंक धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, दिख रहा है, धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। अब जैसे ही धीरे धीरे नष्ट होगा तो क्या होगा, जिंकवा को पता चलता है, जिंकवा को पता चलता है बाद में। मान लो मैं जिंक हूँ, मैं नष्ट हो रहा हूँ, तो मुझे पता चला अरे भाई ये क्या हो रहा है, हम तो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, हम ही खत्म होने लगे। फिर अचानक जिंकवा कहता है किसको, डेनियलवा को, अरे डेनियलवा भैया देखना यार, पता ना किसे मैं धीरे धीरे नष्ट होने लगा। तो डेनियलवा कहता है तू ही ना बड़ा इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दे, वो तो बना दिया व्यवस्था अपना इलेक्ट्रॉन लेने का, अब तू दे, वो तो और मस्त एकदम जी रहा है। तो ऐसा अगर चलता रहा तो क्या होगा, बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। तो ये जिंकवा कहता है डेनियलवा को कि डेनियल भाई देखने यार, पता ना कैसे मैं नष्ट होने लगा यार। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसके अंदर Zn2+ खूब सारा भरता जा रहा है। यहां पे क्या हो रहा है लिक्विड में, यहां पे ध्यान से देखो, तो यहां पे खूब सारा Zn2+, Zn2+ खूब सारा इकट्ठा होता जा रहा है। और यहां का जो Cu2+ था वो धीरे धीरे खत्म होकर के यहां पे इकट्ठा होता जा रहा है, सॉलिड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, सॉलिड बन जा रहा है। तो अभी जिंक धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, जिंक क्या हो रहा है, धीरे धीरे नष्ट होने लगा, जिंक की छड़ धीरे धीरे नष्ट होने लगी। तो जिंकवा कहता है अरे भैया ही कहां होने लगा रे भाई, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तब तक करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां से करंट तो पैदा हो गया, यानी बैटरी काम करना शुरू कर दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा वैसे करंट इधर की तरफ आएगा, यानी करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। लेकिन यहां लेकिन लग गया। लेकिन ये है मेरे भैया कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को लपक ले रहा है कॉपर, और कॉपर यहां पे सॉलिड बना दे रहा है। और यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहां जिंक से आयन टूट टूट करके पानी में गिर रहे हैं, ठीक है। तो अब जिंकवा डर रहा है कि अरे भाई मैं तो पूरा नष्ट हो जाऊंगा यार। तो वैज्ञानिक डेनियल को कहता है अरे भाई तूने क्या बना दिया, अरे भाई मेरे को नष्ट, मैं तो नष्ट हो रहा हूं, बचाओ। तो डेनियलवा कहता है रुक थोड़ा व्यवस्था करते हैं। तब तो डेनियलवा क्या करता है, इन दोनों के बीच में भैया, इन दोनों के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगा देता है। क्या लगा देता है, सॉल्ट ब्रिज, यानी लवण सेतु। इन दोनों के बीच में क्या लगा देता है बच्चा, इस तरह से लवण सेतु। लवण का मतलब होता है सॉल्ट होता है। अब मान लेते हैं हम लोग KCl का इसने सॉल्ट लगा दिया, कौन सा, KCl का लवण सेतु लगा दिया। अब लवण सेतु करेगा क्या कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन को आपस में ले लेगा, कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन को लेकर के वापस पहुंचा देगा, और Zn देख के खुश हो जाएगा।
फिर Zn जो है Zn2 प्लस, उसको वापस मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन और फिर से जुड़ के थोड़ा देर के लिए थोड़ा बहुत फिर यहां भी इकट्ठा होने लगेगा। लेकिन यहां बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन को कॉपर ले रहा है और कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन केवल वापस आ पा रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज का काम समझ आया? सॉल्ट ब्रिज का काम एक तरह से सर्किट कंप्लीट करने का है। समझ आई मेरी बातें? यहां तक क्लियर हुआ? इतना इजी वे में तुम्हें समझा दिया मैंने, इतना इजी वे में मैंने डेनियल सेल को समझा दिया। यही डेनियल सेल का काम है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है समझ आया ना? सॉल्ट ब्रिज का काम। अब यहां पे देखो, यहां तक आपको समझ आ गया। अब आप कहोगे सर ये तो एकदम इजीली समझ आ गया। अगर इजीली समझ आ गया तो यही है आपका डेनियल सेल। अब अगर आप ध्यान से देखो तो वही बात यहां लिखा गया है कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल या डेनियल सेल एक ऐसा विद्युत रासायनिक सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसमें दो विभिन्न धातु जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड, उनके बीच एक लवड़ों में डुबोया जाता है, यानी एक लिक्विड में डुबो दिया जाता है। ठीक है, जिंक है तो जिंक को जिंक सल्फेट में डुबो दिया जाता है, कॉपर है तो कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबो दिया जाता है। ठीक है, और जिंक वाला एनोड के रूप में काम करता है और ऑक्सीकरण होता है। जहां एनोड है वहां ऑक्सीकरण होगा, बेसिक में बताया था ना। और कॉपर वाला कैथोड का काम करता है। कैथोड वाला क्या काम करता है? अपचयन का काम करता है, इलेक्ट्रॉन लेने का। देख लो, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, और जिंक इलेक्ट्रॉन देने का। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वहां पे रिडक्शन होगा। अभी देखना फार्मूला आएगा, फार्मूला से न्यूमेरिकल कितना इजी हो जाएगा तुम्हें। इसीलिए कहते हैं सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहां तक हो गया। फिर इसके बाद दोनों अर्ध कोषों को एक लवड़ पुल यानी सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया जाता है। देखो, एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया गया ताकि इसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाए। समझ रहे हो? इस बैटरी की लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाए। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो जिंक ज्यादा जल्दी नष्ट नहीं होगा। ठीक है, जोड़ दिया जाता है और आयनों को प्रवाह बनाए रखता है ये। ठीक है, विलयन को उदासीन रखता है। जब परिपथ पूरा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन जिंक के कॉपर की ओर प्रवाहित होने लगता है और यह परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्या करता है? परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ये वैल्यू दिया है, कोई जरूरी नहीं इस वैल्यू को याद रखना। ठीक है, तो इसका काम आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा, कैसे करंट उत्पन्न होता है। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगता है तो इधर करंट वापस आने लगता है। समझ आई मेरी बातें? ये क्लियर हुआ? और सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है? एक सर्किट को कंप्लीट करने का कोशिश करता है ताकि इलेक्ट्रॉन वापस आ सके और एक सर्किट कंप्लीट हो सके। यहां तक क्लियर हो गया? अगर यहां तक क्लियर हो गया तो आपने डेनियल सेल तो सीख लिया, लेकिन डेनियल सेल की मदद से ध्यान से समझिए। अगर डेनियल सेल की मदद से अगर हम कोई एक फार्मूला निकाले तो एक फार्मूला है, इस पे सवाल आप कर सकते हो। ठीक है, और वो फार्मूला होता है ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ठीक है, क्या होता है? ई कैथोड, और यहां नोड लगा देते हैं। नोड मतलब एक स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। नोड कभी भी लगाया जाता है तो नोड का मतलब होता है कि टेम्परेचर वहां कितना लिया गया है? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रेशर कितना लिया गया है? 1 एटीएम का। ठीक है, और सांद्रता कितनी है? सांद्रता विलयन की 1 मोल है। कितनी? 1 मोल। समझ आई मेरी बात? ये विशेष परिस्थिति को ही हम लोग नोड लगाते हैं। नोड लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि विशेष कंडीशन में ये काम हो रहा है, विशेष टेम्परेचर में, ना तो ज्यादा ना तो कम, विशेष प्रेशर में, ना तो ज्यादा ना तो कम, एक विशेष मात्रा में। समझ आई मेरी बातें? अब ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, इस फार्मूले को थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ सिखाना है मेरे को। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आया है? एक फार्मूला Zn2 इलेक्ट्रॉन 2 और यहाँ Cu2 इलेक्ट्रॉन 2 और कॉपर। यही है ना? ये आधा अभिक्रिया इधर है, आधा अभिक्रिया इधर। अगर इनको मिला दें, देखो ये अभिक्रिया क्या है? अर्ध अभिक्रिया है। क्या है? अर्ध अभिक्रिया है। और ये भी अर्ध अभिक्रिया है, ये भी अर्ध अभिक्रिया है। इसको अगर मिला दिया जाए यानी Zn, ध्यान से देते जाना, ध्यान से देखते जाना। फिर क्या है? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या है? कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या है? Cu। अगर आप ध्यान से देखो तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन कट रहा है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन कट रहा है, 11th याद होगा आपको, तो इधर क्या बचा? इधर बचा आपके पास Zn प्लस Cu2 प्लस, और इधर क्या बचा? Zn2 प्लस Cu। अब ये जो लिखा गया है इसे ही बोलते हैं पूर्ण अभिक्रिया। पूर्ण अभिक्रिया है।
अब इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो, चाहो तो इसको थोड़ा एक और तरीके से लिख सकते हो। मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसको बाद में फार्मूला लिखेंगे ना, हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए आराम से समझिए, यहाँ पे क्या है, जेड एन है, जेड एन पहले था ना। अब इस तीर को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक लाइन खींच के, और उधर क्या है, जेड एन 2+। ठीक है, अब यहां पे मैं 2 लाइन खींच रहा हूं, ये 2 लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 लाइन सॉल्ट ब्रिज को यानी लवण सेतु को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 लाइन लवण सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज को। और उधर क्या है, उधर क्या था, कॉपर, कॉपर पहले क्या था 2+, कॉपर 2+। फिर इस तीर का मतलब क्या है, एक सीधी लाइन, और ये हो गया कॉपर। तो बुक में आपने ऐसा भी लिखा हुआ देखा होगा, समझ आए मेरी बातें। तो इस तरह से भी लिख सकते हो, यहां तक क्लियर हुआ। अब एक मजे की चीज याद रखना, सॉल्ट ब्रिज के इधर वाला, सॉल्ट ब्रिज के इधर वाला हमेशा एनोड होता है, और सॉल्ट ब्रिज के इधर वाला हमेशा कैथोड होता है। हमेशा का मतलब हमेशा, ठीक ना। यहां मैं लिख देता हूं, सॉल्ट ब्रिज जो ये है, ये वाला, इस सॉल्ट ब्रिज के इधर वाला हमेशा क्या होता है, ये कैथोड वाला होता है रिएक्शन, और इधर वाला एनोड। क्यों ऐसा बता रहा हूं, न्यूमेरिकल में काम देगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब एक मजे की चीज देखो, यहां तक जब क्लियर हो गया, तो अगर आप देखो शुरू में, तो मैंने क्या लिखा है, एक फार्मूला लिखा है कि नहीं, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ई नोड, नोड कभी भी लगे तो नोड का मतलब होता है कि जो भी चीजें हुआ है एक विशेष यानी एक खास टेम्परेचर पे, एक खास टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर, खास प्रेशर, खास सांद्रता पे काम हुआ है। अगर इस तरह से हो तभी नोड लगता है, नहीं तो नोड नहीं लगेगा। इतनी बात समझ आई। अब इस पे सवाल अगर बाय डिफॉल्ट पूछे तो कैसे सवाल पूछता है, ध्यान दो। सवाल यहां कुछ इस तरह पूछ सकता है कि सेल का वैद्युत वाहक बल बताइए क्या होगा। जैसे वैद्युत वाहक बल को ईएमएफ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ईएमएफ। और ईएमएफ को क्या बोलते हैं, ईएमएफ को आप क्या लिख सकते हो, ई सेल नोड से भी दर्शा सकते हो, किसको, ईएमएफ को। ठीक है, अब इसका फार्मूला तो मैंने बता दिया कि ई नोट सेल बराबर क्या होता है, इतना होता है। अब हल कैसे किया जाए अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो। अब मेरी बात को सुनो, इस तरह के सवालों को 2 फार्मूले से हल किया जा सकता है। एक फार्मूला ए है और दूसरा फार्मूला निर्नष्ट समीकरण वाला। तो कैसे पता चलता है कि निर्नष्ट वाला लगाएंगे कब, और कैसे पता चलता है कि ए वाला लगाएंगे, सिंपल वाला। ये सिंपल वाला है, ये क्या है आपका, सिंपल के लिए है। और निर्नष्ट वाला कब फार्मूला अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल में, ध्यान से समझना, 1-2 न्यूमेरिकल लूंगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब आपका ये जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण में यहां पे देखो सांद्रता कितना दिया है, 1 मोल, यहां भी सांद्रता कितना दिया है, 1 मोल। अगर दोनों जगह पे सांद्रता 1 मोल और 1 मोल दिया हो तो निर्नष्ट वाला फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल में। बहुत तगड़ा ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक है, ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये अनुभव से बता रहा हूं कि कभी भी आपको अगर यहां भी 1 मोल यहां भी 1 मोल देखे तो नॉर्मल ये फार्मूला लगा देना। इतना समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ, पक्की बात मानो, बहुत खूब। अब मैं अगला ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना। रही बात वैल्यू पुटअप करने की, तो ये बात आपको पता है कि सॉल्ट ब्रिज के इधर वाला क्या होता है, कैथोड होता है, और सॉल्ट ब्रिज के इधर वाला क्या होता है, एनोड होता है। अब यहां कैथोड वाले का वैल्यू रखना है और यहां एनोड वाले का। तो ये तो पता चल गया कि कैथोड वाला कौन है, सिल्वर वाला है, यानी ये जो वैल्यू दिया है इसका, ये कैथोड के जगह पे रखाएगा। और एनोड वाला कौन है, ए वाला, एनोड वाला कॉपर वाला है, यानी एनोड वाला यहां पे रखाएगा। ठीक है, लेकिन जब वैल्यू आप रखते हो ना तो थोड़ा सा एक नियम जान लो कि कभी कभी चिन्ह यहां जो दिया है ना, कभी कभी ये चिन्ह पलट जाता है। अब आप कहोगे कैसे पलट जाता है सर जी, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहां ट्रिक समझना कि कब चिन्ह पलटेगा कब नहीं पलटेगा। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, अगर तुम्हारा ये जो लाइन ऐसे खींचा हुआ है, ये वाला लाइन, ये लाइन दिख रहा है यहां पे, यहां पे, यहां पे, अगर इस लाइन के इस पर कोई वैल्यू ज्यादा दिखे पावर में और इधर कम दिखे, तब तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तब चिन्ह नहीं बदलेगा, तब चिन्ह नहीं बदलेगा। लेकिन अगर इधर कम दिखे पावर में और इधर ज्यादा दिखे तब चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, और इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा। तो अब आपसे एक सवाल करता हूं, बताइए, यानी हर बार रिडक्शन पोटेंशियल लेना, क्योंकि ये अपचयन विभव का काम कर रहा है। तो यहां क्या है, 2+ है, और इधर जाके देखो क्या है, 0 है।
तो इधर ज्यादा है इधर कम है, इसका मतलब चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ देखो एक प्लस है और यहाँ कुछ नहीं तो जीरो है, यानी यहाँ भी ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हो। एक प्लस का मतलब एक, जीरो। अब बताओ तुम्हें एक प्लस ज्यादा होता है या जीरो, तो जाहिर सी बात है एक प्लस ज्यादा होता है, तो यानी यहाँ भी ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हो, यानी यहाँ भी चिन्ह नहीं बदलेगा, इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। तो आपका ई सेल देखो कैसे ईएमएफ निकाला जाता है। ई सेल बराबर ई कैथोड का वैल्यू कितना है, यही है कैथोड वाला काम कौन कर रहा है, यही ना, तो कितना है प्लस में 0.80 फार्मूले का माइनस। अब आगे क्या है, एनोड वाले का वैल्यू कौन है, ए है। अब चिन्ह तो बदलेगा नहीं यहां, तो क्या हो जाएगा प्लस में 0.34 हो जाएगा। अब इसे हल कर दोगे आंसर आ जाएगा, जैसे ही इसे हल करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा ई सेल 0.80 प्लस माइनस माइनस 0.34। अब इसे घटा दो, 0.80 में अगर 0.34 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 इसको 1 दे देगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7 बचा, 7 में से 3 गया 4, यानी कुल मिला के आपका ईएमएफ कितना आ गया, ईएमएफ कितना आ गया बच्चा 0.46 प्लस में, और लगा दो लास्ट में वोल्ट। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं। तो इस तरह का सवाल एकदम इजीली तरीके से आप हैंडल कर लोगे नहीं। गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकाला जाता है ये भी बताऊंगा, पहले अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बताइए यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूं निर्नस्ट इक्वेशन पे कैसे सवाल किया जाता है, ठीक है। एक तरफ मैं निर्नस्ट इक्वेशन लिखा देता हूं, फिर सवाल कराता हूं, ठीक है। क्लियर है, चलो। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इसी बहाने गिब्स ऊर्जा भी निकालने आ जाएगा, ठीक है। फिर निर्नस्ट वाले सवाल पे चलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो कह रहा है सेल का वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ ज्ञात कीजिए और मानक गिब्स ऊर्जा भी ज्ञात करना है, ठीक है। और आपको एक कुछ दिया हुआ है। गिब्स ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है बताऊंगा, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ईएमएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ईएमएफ निकालने का फार्मूला क्या होता है आपको बता ही चुका हूं। ई सेल नोड इजकल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। एनोड क्या होता है, एनोड होता है। अब यहां पे आप ध्यान से देखो बच्चा कि कैथोड कौन होता है, हमेशा बताया ना सॉल्ट ब्रिज के ये जो लवड़ सेतु है इसके इधर वाला हमेशा कैथोड का काम करेगा आलबेज, और इधर वाला एनोड का। तो कैथोड वाला वैल्यू कौन होगा, कॉपर वाला। कॉपर वाला का वैल्यू कैथोड की जगह पे रखा जाएगा, किसका, कैथोड की जगह पे। देख लेते हैं ज्यादा से कम है या नहीं, रूल समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर जाके देखें तो इधर से इधर जाना होता है, यहाँ 0 है और यहाँ 2 प्लस है। तो बताओ 0 ज्यादा है या 2 प्लस, 2 प्लस ज्यादा, यानी कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। अगर कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। कम से ज्यादा तरफ जाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, बता चुका हूं आप लोग को। कम से ज्यादा तरफ जाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। इसका मतलब माइनस है तो यहाँ पे क्या रखेंगे वैल्यू, प्लस में रखेंगे 0.34, याद रखना, ठीक है। फार्मूले का माइनस। एनोड का वैल्यू कितना है, एनोड का वैल्यू है माइनस में 0.25। देख लेते चिन्ह बदलेगा नहीं, ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। इधर +2 है, इधर कुछ नहीं तो 0 पावर में है, तो ज्यादा से कम की तरफ जाओगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी जो है वही रहेगा रे बाबा, जो है वही रहेगा, वही रहेगा, वही रहेगा। कितना हो जाएगा 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.25, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसे जोड़ दो, 5 4 9 3 2 5, यानी 0.59 वोल्ट आ जाएगा। किसका वैल्यू, ई सेल नोड का। अब बताओ यहां तक क्लियर हुआ। जब यहां तक क्लियर हो जाए तो कभी भी मानक गिब्स ऊर्जा पूछे, क्या पूछे, मानक गिब्स ऊर्जा, तो उसे डेल्टा जी नोट से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, डेल्टा जी नोट से। और फार्मूला इसका होता है -n f ई सेल नोड। अब आप कहोगे ई सेल नोड तो सर जी हमने अभी ताजा ताजा निकाला है, ई नोड सेल हमने ताजा ताजा निकाला है। अब यन क्या है, यन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन कितने आ जा रहे हैं, कितने संख्या में लेन देन हो रहा है। तो यहां आप देख सकते हो 2 आ जा रहा है। यहां पे देखो ना, जिंक के पास, अरे यार यहाँ पे 2 प्लस होगा, ठीक ना, जिंक के पास 0 है लेकिन यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है यानी 0 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे लिख दो 2 गुणे यफ क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट होता है। यफ क्या होता है बच्चा, यफ आपका होता है फैराडे नियतांक यानी कांस्टेंट। इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 96,500। कितना होता है इसका वैल्यू, 96,500। तो यहां पे लिख दोगे 96,500 गुणे इसका वैल्यू तो ताजा ताजा आया है 0.59।
अब जैसे इसे कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। अब ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो मैं इसका कमेंट बॉक्स में बेसब्री से, दिल से इंतजार करूंगा, देखना चाहता हूं कि कौन सबसे पहले जवाब देता है। ठीक है, अगले वीडियो में उसका नाम जरूर लूंगा। ठीक है, कमेंट भी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो रेडी रहना कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब गिब्स ऊर्जा वाला बताओ, सवाल इजी लगा कि नहीं? कोई ऐसा तो है नहीं कि रॉकेट साइंस से बहुत ज्यादा अलग से कुछ माइंड लगाना है, बस सीधी सी बात है, तुम्हें ईएमएफ अगर पता चल जाए तो तुम गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो। समझ आए मेरी बात है? अंग्रेजी में गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब आती है बारी निर्नष्ट पे सवाल करने की। निर्नष्ट पे ऐसे सवाल देगा, सवाल वही होगा, लेकिन पहचानोगे कैसे कि निर्नष्ट वाले फार्मूले से करना है या फिर सिंपल वाले फार्मूले से, या फिर सिंपल वाले फार्मूले से। तो तरीका बताया था ना मैंने अभी कि अगर आपको यहां पे 1 मोल और 1 मोल का कंसंट्रेशन दे तो निर्नष्ट अप्लाई नहीं करना है, सिंपल वाला यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको, ध्यान से समझना, लेकिन आपको सवाल में अगर 1 मोल ना दे करके, देख रहे हो यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दिया है, 0.001 मोल, और यहां पे 0.0001 मोल, यहां यम छूट गया है, यम रहेगा, ठीक ना, इतना दिया है। इसका मतलब साबित हो गया कि सिंपल फार्मूले से हम हल नहीं कर पाएंगे रे बाबा। इसका मतलब हमें इसे निर्नष्ट वाले समीकरण का इस्तेमाल करना होगा। कौन सा? निर्नष्ट वाले इक्वेशन। तो निर्नष्ट क्या होता है, ध्यान से देख लो, यहाँ पे निर्नष्ट समीकरण लिखा कैसे जाता है। जैसे मान लो इस तरह से तुम्हारे पास समीकरण दिया हो, ठीक है, तो निर्नष्ट समीकरण कैसे लिखोगे? बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले निर्नष्ट इक्वेशन लिखने के लिए लिखोगे, यहां भी ईएमएफ ही निकाला जा रहा है, यहां भी ई सेल ही निकाला जा रहा है, यहां भी क्या निकाला जा रहा है, ईएमएफ ही निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है? ईएमएफ ही निकाला जा रहा है, वैद्युत वाहक बल ही निकाला जा रहा है। लेकिन बस दिक्कत यह है कि कंसंट्रेशन यानी सांद्रता बदल गई है। पहले 1 मोल 1 मोल था तो सिंपल फार्मूला लगाते थे, अब यहां पे अगर अंड बंड कुछ भी दे दिया, अंड बंड कुछ भी दे दिया तो समझ लो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। ठीक है, तो कैसे लिखना होगा, ध्यान से देखो, ई सेल फिर बराबर करोगे ई नोड सेल। अब ई नोट सेल निकालना सिखा ही चुका हूं सिंपल वाले फार्मूले से। फार्मूला होता है 0.591 बटे n लॉग बेस 10। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद क्या लिखा है, उत्पादों की सांद्रता, ये लिखा ना। उत्पाद कौन होता है? तीर के इधर वाला, तीर के इधर वाला क्या बनेगा, उत्पाद। तो डब्बे में लिखो कैपिटल ब्रैकेट में Zn2 प्लस Cu। नीचे अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक कौन है, तीर के इधर वाला, Zn Cu2 प्लस। अब ध्यान से समझो, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, धातु की सांद्रता को हमेशा 1 मान लिया जाता है। कितना मान लिया जाता है? 1। तो यहां से ए निपट गया, यहां से ए निपट गया, कटा नहीं है, मतलब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो कुल मिला के आपको Zn2 प्लस बचा और Cu। तो ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.591 n लॉग बेस 10। ऊपर में क्या है, Zn2 प्लस, नीचे में क्या है, Cu2 प्लस। यही है कि नहीं? अब बताओ Zn2 प्लस यानी इसको हटाओगे तो इसके जगह पे किसका वैल्यू रखोगे, Zn के बगल में जो वैल्यू दिया होगा, और Cu2 प्लस हटाओगे तो Cu2 प्लस के बगल में जो वैल्यू दिया है उसे रखोगे। अब यहां पे वही सवाल दे दिया है, यहां पे क्या दिया है, Mg2 प्लस Cu। ठीक है, अब कह रहा है इस ये निर्नष्ट समीकरण लिखिए, और निर्नष्ट समीकरण लिखने के साथ साथ विभवांतर बल ज्ञात कीजिए। विभवांतर बल का मतलब होता है ईएमएफ, या फिर आपको वैद्युत वाहक बल भी बोल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे निर्नष्ट वाला फार्मूला लगाओ। जब इसे सॉल्व करोगे बच्चा, देखना ना, चुटकी में करोगे ये सब सवाल। दूसरे लोग कंफ्यूज होते रह जाएंगे, बाप रे बाप, हाय रे दादा, काका दे दिया रे दादा। लेकिन तुम कहोगे आधा पादा नून सब आधा, तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन आधा आधा। ठीक है, तो ध्यान से समझो। अब यहाँ पे ध्यान देना भैया, ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे ध्यान देना। कैसे करोगे, ध्यान से समझो। सबसे पहले निर्नष्ट लिखो, निर्नष्ट लिखो, ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.591 डिवाइडेड बाई n लॉग बेस 10। पहले अभिकारक लिखना है कि उत्पाद, तो ऊपर में उत्पाद लिखा जाता है। उत्पाद कौन है, कहां गया रे भाई, उत्पाद इसमें कौन बनेगा? अब आप कहोगे कैसे पता चलेगा उत्पाद कौन बनेगा? तो उत्पाद हमेशा इधर वाला होगा। किधर वाला होगा? इधर वाला। और अभिकारक किधर वाला होगा? इधर वाला होगा। दिमाग में लगा लो ये बात। ठीक है, ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझो। ऊपर में हमेशा सॉल्ट ब्रिज का इधर वाला वैल्यू लिखना है। समझ आए मेरी बात है? इधर वाला वैल्यू कौन है, Mg2 प्लस, और उधर वाला वैल्यू कौन है, Cu2 प्लस। अब आप कहोगे इसको और इसको क्यों छोड़ दिए? जिस पे चार्ज नहीं होता सॉलिड वाला 1 हो जाता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब वैल्यू पुटअप करने की बारी आ गई।
तो ई नोट सेल का वैल्यू क्या होगा? अब आप कहोगे ई नोट सेल कैसे निकलेगा सर जी? तो ये बहुभुज में खाना खाने थोड़ी आए हैं, दोनों का वैल्यू जो दिया है इतना और इतना, यहाँ की मदद से ई नोट सेल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ई नोट सेल निकल जाएगा। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे, ठीक है, सॉल्व को कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, और हम लोग निकाल लेते हैं ई नोट सेल। तो ई नोट सेल निकालने का फार्मूला होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। यहां तक बताइए समझ आया या नहीं? यहां तक क्लियर है? अब यहां वैल्यू रखते हैं। कैथोड कौन होता है पता है ना? सॉल्ट ब्रिज के इधर वाला हमेशा कैथोड का काम करता है और इधर वाला एनोड का, यानी कॉपर वाला कैथोड होगा। कॉपर वाला कहाँ है? ये किसका काम करेगा? कैथोड का, ठीक है। और ये वाला किसका काम करेगा? एनोड का। किसका काम करेगा? एनोड का। तो भैया कैथोड कितना है? 0.34, फार्मूले का माइनस। एनोड कितना है? -2.37। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी चिन्ह नहीं बदले। क्यों चिन्ह बदलेंगे? क्योंकि देखो ना, बड़े से कम की तरफ, बड़े से कम की तरफ जा रहा है, दिख रहा है। अब बार बार वही वही क्या सिखाऊं? अब थोड़ा दिमाग भी लगाओ, ठीक ना। आप विजय सर के स्टूडेंट हो। माइनस माइनस प्लस 2.37। अब इसे जैसे ही कैलकुलेट कर दोगे, यहाँ आंसर आ जाएगा 2.71 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू आराम से रखते हैं। 2.71 वोल्ट हो गया माइनस 0.591 बाई एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आएगा, देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं। अब खुद ही देख लीजिए, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 0, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जा रही है। लॉग बेस 10 Mg2 प्लस का वैल्यू कितना दिया है? Mg2 प्लस का वैल्यू दिया है 0.001। 0.001। अगर इस दशमलव को यहाँ से 1 की तरफ ले जाएं तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक जा रहा है, यानी 1 गुणे 10 घाते -3 ले सकते हैं। उधर जाता है तो 10 घाते -3, इधर आएगा दशमलव तो 10 घाते प्लस होता है, ठीक है। तो यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 10 घाते -3 लिख सकते हैं बटे। अब अगला क्या है? 0.001। 0.0001 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा? 1 गुणे 10 घाते -4 हो जाएगा। अब आप ध्यान देना ना, आंसर आ चुका है, बहुत सिंपल है। तो ई सेल बराबर 2.71 माइनस 0.591 बटे 2 लॉग बेस 10। अब देखो 10 घाते -3, 10 घाते -4 कट जाएगा तो कितना बचेगा? ऊपर में 1 बचा, नीचे में 10 घाते -1 बचा। हाँ या ना? हाँ या ना? 3 माइनस कट गया तो नीचे में 10 घाते -1 बचा, ऊपर जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा, क्योंकि पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2.71 माइनस 0.591 2 लॉग बेस 10, और 10 घाते -10 ऊपर जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा, पावर में 1। अब पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये बात आपको पता होगा कि लॉग 10 पे 10 आता है तो वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? वैल्यू 1 हो जाता है। तो ई सेल बराबर कितना हो जाएगा? 2.71 माइनस, अब इसको डिवाइड कर दो, 0.591 डिवाइडेड 2 है, यही है ना। अब यहाँ दशमलव देखो कितने अंक पे है? 1 2 3 अंक पे है, तो नीचे में 3 0 बढ़ जाएगा और दशमलव हट जाएगा ऊपर का। अब इसे हल करोगे, डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.029 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना तो भाई मत करवाओ मेरे से, आंसर बताओ कितना होगा घटाने के बाद। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट वाला भी सवाल आएगा तो क्या दहाड़ लोगे या नहीं? एकदम दहाड़ दोगे या नहीं? लो नोट कर लो, हल्का छोटा कर दिया मैंने, ठीक है। क्लियर हुआ? मजा आया? अब चले आगे, चलो। अब दोस्तों हम बात करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। अब इलेक्ट्रोड तो तुमने जाना कि एनोड होता है और एक कैथोड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड कितने तरह का होता है? एनोड और एक कैथोड होता है। अगर एक कोई एनोड बन गया तो क्या वो कैथोड बनेगा? नहीं ना। एक अगर कैथोड बन गया तो क्या वो एनोड बनेगा? नहीं ना। यानी एक फिक्स हो गया ना एक जगह पे, जहां पे जो बन गया वो बन गया एक सिस्टम में। लेकिन एक ऐसा हमें बनाना है। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या कोई एक ऐसा चीज है क्या दुनिया में जो एनोड का भी काम करे और आवश्यकता पड़ने पे कैथोड का भी काम कर दे, यानी एक तीर दो निशाना। तो फिर उनको ऐसा कुछ ढूंढना था कि जो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब तब दे भी सके और इलेक्ट्रॉन ले भी सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो एनोड का काम कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा तो कैथोड का काम कर जाएगा। तो एक साइंटिस्ट बोला हाँ यार ऐसा तो हो सकता है, एक तत्व है। किसी ने कहा क्या? बोला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है कि हाइड्रोजन के ऊपर, आप जानते होंगे इस बात को, नहीं जानते तो जान लो कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है कि पॉजिटिव चार्ज भी रखता है
और निगेटिव चार्ज भी रखता है। यानी पॉजिटिव चार्ज रखने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, और निगेटिव चार्ज रखने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। यानी जिस दौरान हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा उस दौरान एनोड का काम कर जाएगा, और जिस दौरान इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा उस दौरान कैथोड का काम कर जाएगा। लेकिन एक ने कहा कि लेकिन हाइड्रोजन तो ज्यादातर गैस के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में। और गैस को छड़ कैसे बनाया जाए? छड़ तो सॉलिड होता है, छड़ कैसे बनाया जाए? तो किसी ने कहा हाँ यार ये तो बात सही है, हाइड्रोजन का छड़ तो बना नहीं सकते क्योंकि बिना छड़ बनाए इलेक्ट्रोड काम करेगा नहीं। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो एक वैज्ञानिक ने बोला कि अगर किसी के ऊपर हाइड्रोजन चिपका दिया जाए तो तब तो छड़ हाइड्रोजन का हो जाएगा। तो किसी ने कहा कि अगर हाइड्रोजन को चिपकाऊंगा, हर जगह पे हाइड्रोजन की परत अगर चढ़ेगी तो हाइड्रोजन में हो सकता है उससे रिएक्ट कर जाए। तो किसी ने सोचा कि एक ऐसा छड़ लिया जाए जिसपे हाइड्रोजन को जब चिपकाया जाए तो हाइड्रोजन रिएक्शन ना कर पाए उससे। तो याद दिलाया किसी ने कि एक प्लेटिनम की छड़ है जो प्लेटिनम हाइड्रोजन से आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि तब एक काम करते हैं, हम लोग प्लेटिनम की छड़ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? प्लेटिनम की छड़। तो एक कंटेनर बनाया गया। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना रहे हैं तो लिक्विड भी हाइड्रोजन वाला ही लेना पड़ेगा। तो लिक्विड क्या लिया गया? हाइड्रोजन वाला लिक्विड लिया गया। जैसे हमने HCl ले लिया और इसकी सांद्रता कितनी रखी? 1 मोल। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? 1 मोल से कम क्यों नहीं ले सकते? 1 मोल से ज्यादा क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हम लोग मानक कंडीशन में काम कर रहे हैं। मानक कंडीशन में जब भी होगा, मानक अवस्था जब भी होगा तो उस दौरान टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए, प्रेशर 1 atm यानी 1 बार होना चाहिए, हाइड्रोजन की सांद्रता जो है 1 मोल होनी चाहिए, अब प्लेटिनम की धातु होनी चाहिए। धातु हटा दो, प्लेटिनम हो या ना हो, ये तीनों परिस्थितियां होनी चाहिए। अगर ये तीनों परिस्थितियां हो गई, ये तीनों अगर परिस्थितियां हो गई तो पक्का तब क्या लग जाएगा? नोड लग जाएगा। और नोड कब लगता है? नोड कब लगता है? जब स्टैंडर्ड कंडीशन हो। कौन सा कंडीशन हो? स्टैंडर्ड कंडीशन। कौन सा कंडीशन? स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं? नोड लगाते हैं। मानक शब्द कब यूज होता है? जब एक विशेष टेम्परेचर, विशेष प्रेशर और विशेष सांद्रता हो तब। एक विशेष कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन। समझ आई मेरी बातें? अब आप ध्यान से समझो। कंटेनर मैंने ले लिया इतना। अब इसके अंदर का प्रेशर कितना रखना है? हमें 1 बार रखना है, 1 बार या फिर 1 atm का प्रेशर रखना है। कितना का प्रेशर रखना बच्चा? बैटरी स्लो हो रहा है क्या यार? कितना? 1 atm का प्रेशर रखना है। अब उसके बाद क्या करना है? हमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखना है। जिसे 25 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में बदले तो कितना बोल सकते हैं? कितना बोल सकते हैं? 298 केल्विन बोल सकते हैं। ठीक है भैया। अब हमें हाइड्रोजन का छड़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हाइड्रोजन का छड़ बनाने के लिए हमें एक प्लेटिनम की रॉड लेनी पड़ेगी। ये मान लो पीले रंग का जो है एक प्लेटिनम की रॉड है। ये मान लेते हैं किस चीज की छड़ है? एक प्लेटिनम की छड़ है। मानने में क्या जाता है? ये किस चीज की छड़ है बच्चा? एक प्लेटिनम की हमने छड़ लिया है। ये कौन सी छड़ है? प्लेटिनम की। अब हमें इस प्लेटिनम की छड़ पे हाइड्रोजन की लेयर चढ़ानी है। अगर हाइड्रोजन की लेयर चढ़ानी है तो मुझे इसको ढकना पड़ेगा, नहीं तो हाइड्रोजन उड़ जाएगा। हाइड्रोजन क्या होगा? उड़ जाएगा। गैस है ना भैया, तो हाइड्रोजन उड़ जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया? बाहर से एक कांच लगा दिया गया। बाहर से क्या कर दिया गया? बाहर से बच्चा एक कांच लगा दिया गया, ताकि इस तरह से दिख रहा है, पूरी तरह से कांच से ढक दिया गया प्लेटिनम को। और यहाँ पे हल्का से एक छेदा कर दिया गया ताकि हाइड्रोजन केवल आ सके, हाइड्रोजन गैस अंदर आ सके लेकिन बाहर न जा सके रे बच्चा। और यहाँ पे तार को कनेक्ट कर दिया गया ताकि भाई किसी के साथ जोड़ा जा सके। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है, समझ गए कि बोलूं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे ही क्या बोला जाता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब एक काम कैसे करता है ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या HCl है, तो यहाँ पे ये जो गैस हाइड्रोजन आ रहा है ये नहीं चिपकता, ये रिएक्ट करके इस हाइड्रोजन को तोड़ता है और हाइड्रोजन गैस बनके, यानी हाइड्रोजन जो है H+, इसके दो मॉलिक्यूल क्या करते हैं? दो इलेक्ट्रॉन ले करके हाइड्रोजन गैस बना लेता है और यही हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होता है? चिपक जाता है। और ये बन क्या जाता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। और याद रखना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो हमेशा 0 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0 वोल्ट। और ये एनोड और कैथोड दोनों का काम कर सकता है। ये एनोड और कैथोड दोनों का कार्य कर सकता है।
अब इसी को देखो यहां पे यही एक्सप्लेन किया गया है। अब बताओ कितना इजीली समझ जाओगे, कितना इजीली समझ जाओगे। क्या लिखा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वह अर्धकोश है, अर्धकोश कब बोला जाता है, या तो कैथोड का काम करे या तो एनोड का, ठीक है। वह अर्धकोश है जिसमें इतना टेम्परेचर, इतनी सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है, किसको, प्लेटिनम को, और अंदर का प्रेशर कितना रखा जाता है, एक बार। बस यही जो बताया हूं वही घुमा फिरा के लिखना है एग्जाम में। रटने वाले परेशान होते हैं, सीखने वाले परेशान नहीं होते मेरे भाई। आप सीख रहे हो इसलिए परेशान नहीं होगे, आप आगे पीछे कितना भी घुमा के लिख दोगे, पहले टेम्परेचर कर दो, बाद में सांद्रता कर दो, कुछ भी कर सकते हो। बस तुम्हें दिमाग में रखना है कि क्या क्या लिखना है, ठीक है। दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया कैसी होती है, ये होती है, जो अभी मैंने नीचे लिखा है, समझ आई। और इस अर्धकोश के मानक इलेक्ट्रोड के रूप में लिया जाता है, और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव परिभाषा के अनुसार हमेशा क्या होता है, इसका वैल्यू शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। यह स्थिर, विश्वसनीय तथा पुनरुत्पादक सांद्रक इलेक्ट्रोड माना जाता है, यानी एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज किया जा सकता है। एक बार एनोड में काम किया तो दोबारा तुम कैथोड में भी काम करा सकते हो। यहां तक समझ आया, बाकी ये स्ट्रक्चर बनाना है तुम्हारा, क्लियर हो जाएगा। बताओ यहां तक क्लियर हुआ। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी रेडी करा दिया मैंने। अब आप ध्यान से समझना, अगला आता है वैद्युत अपघटनी सेल, जिसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी कहा जाता है। अभी मैंने एक बैटरी के बारे में बताया, कहां गया, ये बैटरी दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। क्या इसे चार्ज कर पाओगे, दोबारा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये खत्म हो गया तो खत्म हो गया। और इसका काम क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यही होता है ना। लेकिन वैद्युत अपघटनी सेल का काम उल्टा होता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में अगर ध्यान से देखो तो बैटरी एक बार डिस्चार्ज हो जाता है तो इसको चार्ज करने के लिए क्या करते हो, बाहर से विद्युत इसे देते हो ना, बाहर से ठूंसते हो ना, इसमें कहां बाहर से करंट आता है ना, यानी बाहर से एनर्जी आता है ना, और वो एनर्जी ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी खींच लेता है, फिर चार्ज हो जाता है। वही काम तो है यहाँ पे, वही काम तो है यहाँ पे। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या होता है, वैद्युत अपघटनी सेल, देखो डेनियल सेल में क्या था, दो अलग अलग कंटेनर लिया था, दो अलग अलग डब्बा लिया था, इसमें अलग इलेक्ट्रोड, इसमें अलग इलेक्ट्रोड। लेकिन वैद्युत अपघटनी सेल में एक ही डब्बा होता है। समझ आई मेरी बातें। वैद्युत अपघटनी सेल में मैं पहले यहां समझा देता हूं, फिर इसको समझाता हूं। देखो एक मैंने डब्बा लिया, और एक ही डब्बे में दो छड़ डाल देते हैं हम लोग, एक ही डब्बे में दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड को किसी न किसी लिक्विड से हमें क्या करना होगा, डुबोना होगा। मान लेते हैं इसके अंदर जो लिक्विड लिया है, मान लेते हैं इसके अंदर जो लिक्विड है, ये सेकेंडरी सेल की तरह काम करता है, याद रखना, इसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है, ठीक ना। मान लो मैंने NaCl लिया है, क्या लिया है, NaCl, और NaCl क्या होगा, दो हिस्सों में टूट जाएगा। कैसे, बता रहा हूं ध्यान देना। अब इसे क्या करोगे, ध्यान से समझना। यहां पे जैसे ही तुम एक बाहर से इसमें बैटरी जोड़ा जाएगा, बाहर से क्या जोड़ा जाएगा, बैटरी जोड़ा जाएगा, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। समझ आई मेरी बातें। ये पॉजिटिव वाला तुम्हारा टर्मिनल जो बनेगा, एक कैथोड बनेगा, पॉजिटिव वाले का तरफ का क्या बनेगा, कैथोड, और ये पूरा निगेटिव वाला जो है, ये निगेटिव वाला छड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव वाला छड़। ये कौन सा छड़ है, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला कैथोड, और यहां पे निगेटिव वाला क्या बनेगा, एनोड बनेगा। क्या बनेगा, एनोड। अब होगा क्या, ध्यान से समझना, जैसे ही तुम बैटरी ऑन करोगे, जैसे ही बैटरी ऑन करोगे तो कैसे, यहां पे देखो Na के ऊपर प्लस चार्ज है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है। अब ध्यान से समझना, तो प्लस वाला माइनस की तरफ जाने लगेगा और माइनस वाला प्लस की तरफ जाकर के डिपॉजिट होने लगेगा, इस तरह से। दिख रहा, दिख रहा। और ये क्या कर रहा है, तुम्हारी बैटरी की ऊर्जा को लेके खुद को चार्ज कर ले रहा है। समझ आई मेरी बातें। इस तरह से बिहेवियर शो करता है ये बैटरी, ठीक है। अब यही बात यहां लिखा गया है, ध्यान से देखो, यहां पे आराम से स्टेप बाय स्टेप समझो, ये बात समझ आई। देखो प्लस वाला एनोड, अरे यार उल्टा हो गया क्या, प्लस वाला क्या होगा, एनोड, एनोड, और माइनस वाला कैथोड, ठीक ना। तो क्या होगा कि प्लस वाले की तरफ माइनस वाला चार्ज जाएगा और माइनस वाले की तरफ प्लस वाला चार्ज जाएगा। क्या जाएगा, प्लस वाला। जैसे मान लो यहाँ पे CuSO4 का लिक्विड लिया गया है, मैंने NaCl लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही बात लिखा है जो मैंने समझाया। वह वैद्युत रासायनिक सेल होता है, ये क्या होता है, एक तरह का वैद्युत रासायनिक सेल होता है। इसका काम क्या होता है, ध्यान से समझो। यह बाह्य स्रोत जैसे बैटरी या डायरेक्टर करंट सप्लाई की सहायता से ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके
विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत अपघटन करा लेता है। विद्युत अपघटन का मतलब, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि प्लस और माइनस में तोड़ देगा। क्या कर देगा? प्लस और माइनस में तोड़ देगा। फिर यहां पे तोड़ दिया ना प्लस और माइनस में, इसको प्लस में तोड़ देगा और SO4 को किस में? माइनस में तोड़ देगा। फिर आगे कहता है कि इसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। इस वाले में क्या होता है, जैसे डेनियल में क्या हो रहा था, हम लोग रासायनिक ऊर्जा को ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदल रहे थे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहे थे, किसमें? डेनियल सेल में। लेकिन इस वाले में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। देखो यहां पे लिखा होगा, बल्कि यहां विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करके, विद्युत ऊर्जा की क्या करते हैं? आपूर्ति की जाती है। विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करके क्या किया जाता है? ध्यान से समझो, बल्कि विद्युत ऊर्जा आपूर्ति करके गैर स्वतः फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कराया जाता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप देख ही रहे हो, धन सिरा की तरफ कौन आता है? ऋण, और ऋण सिरा की ओर क्या कहते हैं? धन सिरा जाके डिपॉजिट हो जाता है। इसी को कहा जाता है वैद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। अब आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है, पर्सनल वैद्युत अपघटनी सेल शायद ही पूछा जाता है। ज्यादातर चांसेस 2027 में आने का जो चांसेस है वो है वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर। ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, आप खुद ही देख लेना। ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर क्या होता है? अब आप सोच के देखो कि वैद्युत अपघटनी सेल अभी जो मैंने बताया, इसमें क्या किया? बाहर से बैटरी यूज किया, बाहर से एनर्जी दिया गया कि नहीं, इसकी अभिक्रिया को कराने के लिए। तो वही बात यहां लिखा गया है, इसमें बाहरी स्रोत यानी बैटरी, डायरेक्टर करंट सप्लाई दी जाती है विद्युत ऊर्जा के रूप में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? खुद हो जाता है अभिक्रिया। इसका काम क्या होता है? यहां पे देख सो, इसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। इसमें क्या होता है? बाहर से कोई हमें बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ आई मेरी बातें? इसमें अगर देखा जाए विद्युत अपघटनी सेल में तो क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। यहां लिखा है ना मैंने, यहां लिखा है ना मैंने, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, और गैल्वेनिक सेल होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जैसा कि मैंने बताया अभी। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे क्या कर रहा है कि धन सिरा वाला एनोड और ऋण सिरा वाला कैथोड बनता है। लेकिन इस गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? ऋण सिरा वाला एनोड और धन सिरा वाला कैथोड बनता है। थोड़ा सा उल्टा होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे की अगर बात करूं तो यहाँ पे अभिक्रिया कराने के लिए बाहर से बैटरी जोड़ा जाता है। किसमें? अपघटनी सेल में। वैद्युत अपघटनी सेल में अभिक्रिया कराने के लिए क्या करना पड़ता है? बाह्य स्रोत जोड़ा जाता है। लेकिन गैल्वेनिक सेल की अभिक्रिया को कराने के लिए कोई स्रोत, कोई बाहर से बैटरी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अभिक्रिया अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। यह अभिक्रिया जैसे ही तुमने वायर टच कराया, तुरंत अभिक्रिया होना शुरू हो जाती है। इसमें बाहर से कोई बैटरी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके उपयोग की बात करूं तो इसका उपयोग ध्यान से समझना। इसका उपयोग जो होता है विद्युत अपघटनी सेल का उपयोग जो होता है, ध्यान से समझना। जैसे आपका जैसे धातु हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, उसकी चमक को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, विद्युत अपघटनी इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल धातु पर चमक बढ़ाने के लिए, परिस्थितिक या फिर रासायनिक पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका तो इस्तेमाल जान ही रहो, बैटरी के लिए, बैटरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। घड़ी की बैटरी हो गई, और क्या कहते हैं, कैलकुलेटर हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब बैटरी। मोबाइल वाला बैटरी मत बोल देना, क्योंकि वो चार्ज होता है। ठीक ना, वन टाइम यूजेबल बैटरी के लिए गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, यहां तक समझ आया या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? मजा आया या नहीं? क्लियर हुआ ना? यहां तक क्लियर हुआ? अगर भैया यहां तक क्लियर हुआ तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों हम लोग चलने वाले हैं मोलर चालकता की तरफ। जैसे निर्नष्ट बहुत पॉपुलर हो, उसी तरह मोलर चालकता पे 100% चांसेस होता है कि न्यूमेरिकल पूछा जाता है मेरे भाई। सच एकदम कह रहा हूं कि पक्का 2027 में किसी न किसी सेट में अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आके गाली दे देना, इतना कॉन्फिडेंट है कि आएगा। ठीक है, तो हमें मोलर चालकता तक पहुंचने से पहले हमें दो चीजें जानना पड़ेगा। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध के बारे में तो आप जानते ही होंगे। देखो, कोई भी अगर तार है, ठीक ना, मान लेते हैं एक तार है, तो तार में क्या बहवाई जाती है? धारा, करंट। और इस करंट को रोकने कौन आता है? प्रतिरोध। करंट का काम क्या होता है? करंट को रोकने का काम होता है प्रतिरोध का। प्रतिरोध को ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, प्रतिरोध यानी आर का काम क्या होता है? करंट को रोकना। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, अगर इस तार की लंबाई को अगर मैं यल कह दूं और क्षेत्रफल को, तार की मोटाई को क्षेत्रफल ए कह दूं, और इसके अंदर जो प्रतिरोध आर है, ठीक है, इसके अंदर जो प्रतिरोध आर है वो क्षेत्रफल और लंबाई पे किस तरह डिपेंड करता है? ध्यान से देखो,
लंबाई अगर जैसे जैसे बढ़ाओगे, पहला पॉइंट, लंबाई अगर बढ़ाते जाओगे तो रुकावट भी बढ़ती जाएगी, यानी ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल बढ़ाओगे, क्या करोगे, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घट जाता है, यानी जब एक के बढ़ाने से दूसरा घटता है तो वो व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए आ जाएगा, और जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है तो एक नया कांस्टेंट आएगा, उसे कहते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो, रोने वाला रो नहीं है, रो है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और इसी रो को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, इसी रो को क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब इस रो को अगर अकेला कर दें तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर, अब नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी ए बटा यल हो जाएगा। तो रो का फार्मूला मिल गया, तो रो निकालने में मदद आएगा ये फार्मूला, ठीक है। अब यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसे कहते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध। मेरे टॉपर नोट्स जो मैं यहाँ पे दूंगा आप लोग को अपने प्ले स्टोर पे, ऐप पे, वहां आपको ये सारा चीज मिल जाएगा, इसका डेफिनेशन वगैरह, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। उसी तरह विशिष्ट चालकता या चालकत्व जिसे कापा से रिप्रेजेंट करते, किससे, पापा नहीं, पापा ना 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 ना, कापा, कापा, ठीक ना, कप्पा कापा जो भी कह लो। और क्या होता है कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है ना, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है कौन, विशिष्ट चालकता। यानी जो कापा होता है, अगर रो को एक से डिवाइड कर दिया जाए तो कापा मिल जाएगा तुम्हें, क्या मिल जाएगा, कापा। कापा को हल्का, जैसे देखो कैसे बनाया जाता है कापा, के की तरह बनाना, ऐसे के की तरह बना के हल्का सा ऐसे कर देना, के की तरह बना के हल्का सा ऐसे कर देना, ये क्या होता है, कापा होता है। क्या होता है बच्चा, कापा, ठीक है। अब कापा समझ आ गया। अब आती है बारी मोलर चालकता। तो मोलर चालकता जो होता है, मोलर चालकता जो होता है, ध्यान से समझिएगा, मोलर चालकता कापा इंटू 1000 बटे सी के बराबर होता है। अब सी क्या है, कई बार सी दिखेगा, या इसे कई बार आपको बुक में कापा इंटू 1000 बटे यम भी दिखेगा। अब आपको एक्चुअली में यम है क्या, सी या फिर यम, सी या फिर यम है क्या है, ये सांद्रता है, ठीक है, सांद्रता। असांद्रता को किससे लिखते हैं, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन, यानी मोलरता के बराबर है, एक तरह से कह लीजिए मोलरता, एन बाई भी हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे आती है बारी कि न्यूमेरिकल कैसे किया जाए और इसका डेफिनेशन क्या है। तो न्यूमेरिकल का अलग पर्सनल वीडियो बनेगा, पता है, ये वन शॉट का मेरा पहले कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आता है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल का पर्सनल भर भर के न्यूमेरिकल का वीडियो आता है, ठीक है। उसके बाद एक और वीडियो आता है वन शॉट, जैसे हमारा परिभाषा वाला, ठीक है। याद होगा आप लोग को पहला चैप्टर का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, ठीक है। तो अब इसका बहुत ही जल्द परिभाषा वाला वीडियो वन शॉट आएगा, चिंता मत करेगा, ठीक है। अब आती है बारी कोलराउस लॉ की। तो कोलराउस का नियम अलग वीडियो में, नियम वाला अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, जिसमें कोलराउस का पर्सनल वीडियो होगा, जिसमें कोलराउस का नियम क्या होता है, इसका अनुप्रयोग क्या होता है, इस पे अलग से न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है, वो एक ही पर्टिकुलर वीडियो में आएगा, ठीक है। और जस्ट जैसे ये वीडियो अपलोड होगा आज, ठीक है, उसके जस्ट अगले दिन ये वाला वीडियो आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको एकदम दबा के एकदम अच्छे से हर एक चीज क्लियर हुआ होगा, और अगर ये वीडियो समझ में आया हो, हर एक टॉपिक क्लियर हुआ होगा, तो आपको करना क्या है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि इस चैनल के बारे में वो जान सके, ताकि मेरा मदद हो सके। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में प्लीज मदद करिए, ठीक है। और प्ले स्टोर पे ऐप जल्द ही लॉन्च होने वाला है, वहां पे आपको टॉपर नोट्स पूरा फ्री मिल जाएगा। फिर उस ऐप पे किस तरह से चीजें आएंगी, सब कुछ आपको अपडेट अगर चाहिए तो आपको करना क्या है, इस कमेंट बॉक्स में जाओगे तो व्हाट्सएप का एक लिंक दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का 2027 के बच्चों के लिए मैं व्हाट्सएप चैनल बनाया हूं। जो भी बच्चे उस ऐप से इंटरेस्टेड होंगे, जो भी बच्चे मेरे से लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं कि सर अगर आप अगर लाइव क्लास लेकर के आए तो मजा आ जाए यूट्यूब पे, तो लाइव क्लास भी लाने के लिए तैयार हूं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस व्हाट्सएप चैनल पे अपना सपोर्ट दिखाना होगा ज्वाइन करके कि हाँ सर हम लाइव क्लास लेने के लिए और उस एप्लीकेशन ऐप को सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो आप उस चैनल से जरूर जुड़ना, ठीक है। जुड़ने का कोई कॉस्ट नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप व्हाट्सएप चैनल पे लिंक पे क्लिक करोगे और उसमें आप जुड़ जाओगे, ठीक है। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।